ठीक है, देखिए लाइफ इंश्योरेंस में भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी अगर हम बात करते हैं तो बीमा अधिनियम यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 काम करता है। ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 की बहुत सारे सेक्शंस हैं, उसमें से हम 4-5 सेक्शंस को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, जिसमें एक सेक्शन 45 है, लिख लीजिएगा, धारा 45। ये आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ के साथ और इन सेक्शंस को याद भी रखिएगा। तो एक सेक्शन है सेक्शन 45। हाँ जी मैम, जी हाँ जी, नहीं मैम ऐसा क्वेश्चन, हाँ 24 कंपनियां अभी काम कर रही हैं मैम, लेकिन आपको बता, हाँ 24 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं आएगा क्योंकि जनरल है। हाँ बीमा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको अभी धीरे धीरे करके उसमें लेकर के चल रहा हूँ। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि इंश्योरेंस एक्ट कब आया। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया, 1 जून 1938 में ये लागू हो गया था। और हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। सेक्शंस में एक सेक्शन है सेक्शन 45, यानी कि इस सेक्शन का नाम भी है इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज, इसे इंग्लिश में इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं निर्विवादिता खंड। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है सेक्शन 39। सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में नॉमिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है सेक्शन 38। सेक्शन 38 में हम असाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो हमको याद रखने हैं जब भी हम अभी बीमा के बारे में चर्चा करेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं। अब भारत में बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ वो आपको पता चल गया, 1 सितंबर 1956 में, जब LIC का गठन हुआ था। अब आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बताऊं कि भारत में जीवन बीमा के क्षेत्र में या फाइनेंस वित्त के क्षेत्र में एक कमेटी बनाई गई थी, वो 1993 में बनाई गई थी, जिसका नाम है मल्होत्रा कमेटी, राइट मैम। अच्छा, मल्होत्रा कमेटी बेसिकली क्या है, ये मल्होत्रा कमेटी ने 2 रिकमेंडेशन दी थी कि भारत में बीमा बहुत कम कर पा रही है LIC, अकेली कंपनी है, तो इसलिए और इंश्योरेंस कंपनी को भी आना चाहिए। पहला रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि और इंश्योरेंस कंपनी को भी इस पर लाया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन उन्होंने दिया कि अगर अदर इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी तो वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी मनमानी कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी होंगी तो इसलिए उनके ऊपर में एक निगरानी करने के लिए गवर्नमेंट की बॉडी बिठाना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की बॉडी का नाम जो है IRDA रखा गया और IRDA को बनाने की सुझाव भी मल्होत्रा कमेटी ने 1993 में दिया था, याद रखिएगा। अब मल्होत्रा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन 1993 में दिया था उसको क्रियान्वित करके मटेरियलाइज 1999 में किया गया। तो 1999 में 1999 में IRDA का गठन हो गया। ठीक है, पूरी कहानी मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले। तो 1999 में IRDA का गठन हुआ। अब पहला प्रश्न आता है IRDA का गठन कब हुआ, व्हेन द IRDA हैज बीन फॉर्म्ड। IRDA हैज बीन फॉर्म्ड इन 1999। बट दूसरा प्रश्न ये आता है कि IRDA ने काम करना कब से शुरू किया। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो सन 2000 से IRDA अपने एक्शन में आई, उसने काम करना शुरू किया सन 2000 से। तो ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं, याद रखिएगा। तो IRDA हैज़ बीन स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 2000, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण तो 1956 में हुआ था, लेकिन अगर जनरल इंश्योरेंस, देखिए लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस ये 2 अलग अलग बातें हैं, ये दोनों बातें याद रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा और दूसरा है आपका सामान्य बीमा यानी कि जनरल इंश्योरेंस। तो ये दोनों अलग अलग हैं। जनरल इंश्योरेंस में आपके गाड़ियों का बीमा आ जाता है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस आता है, उसमें आदमी का जीवन बीमा होता है। तो अब देखिए कि जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था 1 सितंबर, और जनरल इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण भारत में 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। इसके लिए एक पूरा एक्ट बना और इस एक्ट का नाम है गिबना, GIBNA, शॉर्ट में GIBNA, गिबना। कभी कभी गिबना का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, इसे गिबना कहते हैं।
गिबना किसके अंतर्गत आता है? जीआईसी के अंतर्गत आता है। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि सामान्य बीमा के अंदर आता है। सामान्य बीमा है ना, जीवन बीमा में। जी जी जसविंदर जी, GIBNA गिबना, जी मैम, GIBNA गिबना। गिबना का फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। हाँ, ये हिंदी में इसको कहेंगे सामान्य बीमा। सामान्य बीमा, हाँ, का राष्ट्रीयकरण, हाँ, अधिनियम था ये। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में आया। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मल्होत्रा कमेटी का गठन कब हुआ था, तो मुझे लगता है अब आप इसका आंसर आराम से दे देंगे, 1993 में, 1993 में। और कोई अगर आपसे पूछे कि IRDA का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि IRDA का गठन 1999 में हुआ। हाँ, और IRDA ने काम करना कब से शुरू किया? 2000 से, अप्रैल 2000 से काम करना शुरू किया, याद रखिएगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि IRDA के दो ही काम है। एक काम होता है IRDA का कि पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये पहला काम है। दूसरा है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम है भारत में बीमा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इंश्योरेंस इन इंडिया। तो लोगों को जागरूकता फैलाना बीमा के बारे में, ये IRDA का काम है। और पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, यानी कि जो भी बीमा पॉलिसी लेता है किसी भी कंपनी से, उसके हितों की रक्षा करने का काम भी ये किसका होता है? IRDA का होता है। राइट, क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ लोगों के बारे में पहले मैं बताऊं। देखिए, इस समाज में जो तमाम तरीके के लोग होते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भैया हम अपना जोखिम अपने ऊपर रखेंगे, हमें किसी के ऊपर में जोखिम को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि बाइक जो है बिना हेलमेट के भी चलाई जा सकती है। मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत गंभीरता से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं बिना हेलमेट के भी बाइक, उनको पता होता है बिना हेलमेट के भी बाइक चलती है, और ये सबको पता है। लेकिन समझदारी देखिए किस में है, वो अभी हम लोग डिस्कशन के दौरान ही निकाल लेंगे। देखिए, लोग कहते हैं हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं पहनते, है ना। ऐसा भी करते हैं ना बहुत सारे लोग, आप मेरी इस बात से शायद सहमत होंगे। लेकिन हेलमेट पहनना क्या ज़रूरी है कि नहीं है, या पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, अगर हम ये चर्चा करेंगे तो शायद आप सभी बोलेंगे हाँ जी पहनना चाहिए। लेकिन कितने लोग, क्या सारे लोग पहनते हैं? नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग सोच के व्यक्ति होते हैं। अब आप सोचिए, एक बाइक सवार है जिसने हेलमेट नहीं पहना और वो फिसल गया, और उसका ये जो सर है वो सीधे कंक्रीट के सड़क पे लग गया। सोचिए क्या होगा, इसके परखच्चे उड़ जाएंगे शायद, और वो व्यक्ति डेथ कर जाएगा। तो समझदारी इसमें नहीं है। समझदारी किसमें है? दूसरा व्यक्ति, एक उसने बढ़िया कंपनी का हेलमेट पहना है और उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी गिरा, उसका भी सर जमीन पे लगा, लेकिन उसका सर जमीन पे तो लगा, लेकिन चोट किसको पहुंची? हेलमेट को, और हाँ, और सर बच गया। तो समझदारी किस में रही? उसने जो उसके सर पे आने वाला जो जोखिम था उसे हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, किसको? हेलमेट को। तो ये, अब आप ही मुझे बताइए कि जोखिम को अपने ऊपर प्रतिधारण करना, ये देखिए शब्द याद रखिएगा, प्रतिधारण मतलब होता है रिटेंशन। अपने ऊपर रिटेंशन करना, ये समझदारी भरा फैसला है, या जोखिम को ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे को हस्तांतरित कर देना, ये समझदारी भरा फैसला है? आप मुझे बताइए। ऑब्वियसली हस्तांतरित कर देना, हाँ, पक्का मानते हैं। तो अब आपको यही माइंड में रखना है। कभी कभी देखिए व्यक्ति कहता है नहीं ट्रांसफ़र करना सही नहीं है, प्रतिधारण कर लेना, क्योंकि हम भी तो हैं, हम में भी तो बल है, हम तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, समझदारी भरा फैसला यही कहता है कि हमें जोखिम को अपने ऊपर न रख करके ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और यही बीमा में किया जाता है। देखिए, हम जितने भी इस धरती पे लोग पैदा होते हैं, एक ना एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी काट करके जाएंगे तो हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। यस, नो, पक्का? अब आप ये सोचिए
कि अगर ईश्वर न करे कोई व्यक्ति बीच में ही छूट गया तो उसके लिए बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या उसको हेलमेट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो पहनना चाहिए। तो समझदारी भरा फैसला ये है कि अब एक एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। एक मिस्टर राजू हैं, वो अभी 25 साल के हैं। 30 साल के आसपास उनकी शादी हुई, 35 साल के आसपास उनके 2 बच्चे हो गए और 40 साल के आसपास वो चल रहे हैं। आज तक उन्होंने बीमा नहीं कराया है, बल्कि अब उनको ये लगता है कि वो 60 साल तक जीवित रहेंगे और वो पूरा जो भी, आज उनकी एक बिटिया है और एक बेटा है। बिटिया मान लेते हैं कि 5 साल की है और बेटा 10 साल का है, ऐसे। अब ये जो आज वो 40 साल के हैं, अब 60 साल तक अगर जीवित रह गए तो वो सब कुछ कर लेंगे। 60 साल, 70 साल, 80 साल तो वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ईश्वर न करे अगर कभी कोई ऐसी बात हो गई जिसमें कि उनको वो नहीं इस चीज़ को कर पाए, तो तब क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को चाहिए कि समझदारी भरा फैसला ये है कि वो जो भी जोखिम है वो ट्रांसफ़र कर दे बीमा कंपनी को, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के। अब देखिए, बीमा कंपनी में बहुत तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जिसमें चाइल्ड प्लान भी है, रिटायरमेंट प्लान भी है, अलग अलग तरीके के प्लान हैं। तो आज हम उन अलग अलग प्लान्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि बीमा में कितने तरीके के प्लान होते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी पॉलिसी होती है जिसे हम स्वास्थ्य बीमा योजना कहते हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। और एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी में पूरा परिवार भी कवर हो जाता है, ऐसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। हम उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड हम ज़रा सा ये जान लें कि किस किस तरीके के लोग होते हैं। एक तो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। एक व्यक्ति होते हैं वो रिस्क को अपने ऊपर रखते हैं, वो मतलब कि वो सारा काम मैं ही कर लूँगा, मुझे पता है मैं पूरा जीवित रहूँगा और मैं सारी चीज़ें देख लूँगा। यस, अगर वो जीवित रहा सब देख लेगा, लेकिन इन केस ईश्वर न करे कोई ऐसी बात हो गई तो तब तीसरी प्रवृत्ति के लोग भी आते हैं। वो कहते हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, रिस्क को हमको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जोखिम को दूसरे को हस्तांतरित कर देना चाहिए। आप सोचिए, भारत जैसे देश में बड़ी विडंबना है कि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है और बिना इंश्योरेंस के कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं आती, और उस गाड़ी को खरीदने वाले मालिक का बीमा, यानी कि जो उसको खरीद करके लेकर के आया, उसका बीमा कितना है, उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। तो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, और आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि जोखिम हस्तांतरित करना, यानी कि रिस्क ट्रांसफ़र करना, ये सबसे बेस्ट फैसला होता है। हमें लोगों को भी इसी के बारे में जागरूक करना चाहिए, राइट। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, जब कभी भी कोई भी कार्य करो तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, तो कंप्लेन भी उठती हैं, शिकायतें भी उठती हैं। हम शिकायतों के बारे में भी कस्टमर सर्विस में जाएंगे, उसमें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने भी बीच में 12 रुपये सालाना पे 2 लाख का बीमा करीब किसानों को भी दिया था। बीमा फसल का भी बीमा योजना चलता है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी आपने शायद सुना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में भी आपने सुना होगा। PMSBY करके शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के बारे में आपने सुना होगा, है ना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। तो ये जो बीमा योजनाएं होती हैं, ये बेसिकली सरकार क्यों चलाती है और इनका क्या काम होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है सोसाइटी को। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हम यानी कि इंसान, यानी कि जो मानव है, हम एक सोशल एनिमल कहलाते हैं, यानी कि सामाजिक प्राणी जिसे कहते हैं। और सामाजिक प्राणी एक समाज में रहता है, और उस समाज में उसको एक प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। समाज में सामाजिक सुरक्षा चाहिए होती है। तो बीमा सामाजिक सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा साधन है। अब आप सोचेंगे ये कैसे। आप सोचिए, अभी हाल ही की बात है, मैं ये आपको वाकया हकीकत का मतलब लाइव एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं गया था बनारस में हमारे साथ एक PFA जुड़ी हैं, बिटिया हैं। वो मेरे ख्याल से उनकी उम्र होगी लगभग 24-25 के आसपास। तो आप ये सोचिए कि अभी दिसंबर में उनके फादर की डेथ हो गई। मुझे वहीं जा कर के पता चला, जब मैं उनका इंट्रोडक्शन ले रहा था तो उन्होंने बताया। और क्योंकि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो थोड़ा सा और डिटेल में पूछता ज़रूर हूँ। तो मैंने पूछ लिया, मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने पूछ लिया कि मैंने कहा बेटा ठीक है, ये तो ईश्वर की जो मर्ज़ी है, उसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये बताओ कि पापा ने बीमा कितना कराया था।
आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बिटिया रोने लगी, उसका नाम तनुश्री है, और इत्तेफाक से पता चला कि उनके पिताजी ने एक भी बीमा नहीं लिया था, यानी कि एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली थी, और उनके पिता एक अच्छे ओहदे पे रहे होंगे। लेकिन अब जो परिवार की स्थिति है वो ये है कि तनुश्री को 6,000 की नौकरी करनी पड़ती है, और उसके साथ में उनके छोटे भाई बहन भी अभी और हैं। तो परिवार एकदम से बिखर जाता है और डाउन हो जाता है। तो बीमा की ज़रूरत यहीं पर पड़ती है। मैं आपको बताऊं, अगर पिता जीवित रहते और तब तक रहते जब तक सारी जिम्मेदारियां, यानी कि तनुश्री भी पढ़ लिख के ठीक ठाक हो जाती, शादी हो जाती उसकी, तनुश्री की शादी नहीं है, 2 छोटे भाई बहन हैं, वो भी अगर कंप्लीट हो जाते, तो आप सोचिए कि तब बीमा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बीमा की ज़रूरत यहाँ पर थी इसके लिए। अब कहा तो नहीं जा सकता कब कौन किसका क्या होगा, तो इसीलिए बीमा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है। ये सिर्फ भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, ये हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो बीमा को प्रोत्साहित करती है। उसके दो कारण हैं। देखिए, एक तो सामाजिक सुरक्षा है, ये एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, सोशल सिक्योरिटी इसे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और भी पॉइंट है, वो है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है वो ढांचागत विकास में लगता है, किसी भी कंट्री के, किसी भी राष्ट्र निर्माण के ढांचागत विकास में। यानी कि ढांचागत विकास को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में हमारे आते हैं रेलवे ट्रैक बनाने हैं, सड़कें बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो ये बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, मेट्रो लानी है, बुलेट ट्रेन लानी है, उनमें ये सारा पैसा खर्चा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि बीमा का जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ में, जो गारंटीड पॉलिसीज़ में जो पैसा लगता है वो ज़्यादातर हमारा लॉन्ग टर्म निवेश में गवर्नमेंट के पास में जाता है, जिससे कि हमारे लंबी समय के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट चलाती है, जिससे देश का विकास होता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा मुहिम है और हम इसको किस एंगल से देखते हैं। तो ये दो सोचने वाली बात है। अब बात आ जाती है कि जब कभी भी पॉलिसी बेची जाती है तो कस्टमर हमारे बनते हैं। हम बीमा कंपनी है, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर हमारे ग्राहक बन रहे हैं तो हमारे ग्राहक के पास में दो बातें होंगी, या तो ग्राहक सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड होंगे। अगर सेटिस्फाइड होंगे तो वो हमें शाबाशी देंगे और अच्छी बातें करेंगे, और अगर डिससेटिस्फाइड होंगे तो वो कंप्लेन करेंगे। तो कंप्लेन करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि उन्हें कहाँ कहाँ कंप्लेन वो कर सकते हैं। तो आइए हम कस्टमर सर्विस के बारे में भी चर्चा करते हैं, और इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत अच्छी बारीकी से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, एट द टाइम ऑफ सेल, इसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि बिक्री के समय दोनों ही पक्ष, यानी कि बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या? पॉइंट ऑफ सेल पे बेचने वाले को भी झूठ बोल करके नहीं बेचना है, पॉइंट नंबर 1। और खरीदने वाले जो हमारे जो ग्राहक हैं उनको भी अपने बारे में सब कुछ सच बताना रहेगा। यानी कि बीमा का पहला नियम भी बता दूं मैं आपको, बीमा के 3 नियम हैं, और ये तीनों नियम आपने बिल्कुल एकदम रट लेने हैं। मैं आपको बताऊं, एक नियम होता है बीमा का अटमोस्ट गुड फेथ, इंग्लिश में, जिसे लॉ की लैंग्वेज में उब्रिमा फेडिस कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं परम सद्भाव का सिद्धांत। क्या कहते हैं? परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव का सिद्धांत कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ, और लॉ की लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है उब्रिमा फेडिस, है ना? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला नियम मैं यहाँ पे चर्चा करना चाह रहा हूँ आपसे। पहला नियम ये कहता है कि बिक्री के समय, मतलब पॉइंट ऑफ सेल, जिस समय बेचा जाता है, ग्राहक को भी अपने बारे में सब कुछ सच बता देना है, चाहे उससे पूछा जाए या न पूछा जाए। तो पहला नियम यही कहता है, फर्स्ट रूल, पहला नियम अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव मतलब जब पूछा जाए या न पूछा जाए, अपने बारे में सब कुछ सत्य बताना है, सब कुछ सच बोलना है, तो उसे परम सद्भाव का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि, अब बहुत इसके आगे जो बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अगर ग्राहक ने कोई बात छिपाई, गलत बताई, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया,
मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ग्राहक के बारे में डिटेल जानकारी, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में डिटेल जानकारी, उन पहले जो उनके माता पिता अभी जीवित हैं नहीं हैं, अगर नहीं है तो किन कारणों से मृत्यु हुई थी, और वो कारण भी मेंशन करने हैं, किस उम्र में हुई थी, क्या कैंसर तो नहीं था किसी को पहले, क्या किसी को डायबिटीज़ तो नहीं थी, ये सब बताना है हमें। आपको इंडिविजुअल उस ग्राहक को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, वो ग्राहक अगर कुछ जैसे मादक पदार्थों का सेवन तो नहीं करता, जिसमें से पान, तम्बाकू, सिगरेट और दारू, इनका कोई सेवन तो नहीं करता, अगर करता है तो कितनी मात्रा में कितना करता है। अब देखिए इतना डीपली चर्चा हो रही है। तो इसमें अगर कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल फैक्ट इस तरीके का छिपाया जाता है तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, सेक्शन 45 इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज, यानी कि निर्विवादिता खंड, है ना, में ये साफ साफ लिखा है, यदि ऐसा कुछ भी पाया जाता है और 2 साल की अवधि तक कंपनी साक्ष्य के साथ इसे प्रूव कर देती है, तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो उस पॉलिसी की जितनी प्रीमियम है वो जब्त कर सकती है और पॉलिसी को सीज कर सकती है, यानी कि बंद कर सकती है। ठीक है, तो हाँ जी, आया था ना मैम? हाँ, देखिए अब बहुत डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप गलत मत करके आइएगा। अब आपने उसके ऑप्शन में ये डालना है जी। हाँ जी। अरे बाप रे बाप सोहेल मैम, अभी तो अब आप फेल नहीं होंगी, आप बिल्कुल देखिए, अब मन में चाहे अशोक जी भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अब्दुल राशिद जी हैं, सोहेल मैम हैं, जसविंदर मैम है, मेरा आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे जितने भी पढ़ाए हुए व्यक्ति हैं लगभग 99% पास हुए मैम। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ हाँ, तो लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना होगा आपको ऑनलाइन में, और मैं हमेशा 17 मार्क्स के लिए कभी नहीं बोलता, आपने 40 मार्क्स 40 मार्क्स लाने हैं, 40 से ज़्यादा मत लाइएगा चलिए, लेकिन 50 में से 40 मार्क्स लाने हैं आपको। तो 40 के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है और उसी को ही लेकर के आपको एग्ज़ाम में बैठना है। आपने वो चक दे इंडिया मूवी देखी ना, चक दे, वो कहता है ना कि ये 60 मिनट ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है, तो वो जो पेपर देंगे आप, तो उस समय के वो 60 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आप उसमें बहुत बारीकी से पढ़िएगा और ये सोच कर मत पढ़िएगा कि दोबारा मुझे ये देना है, ये पेपर आपको दोबारा नहीं देना है। हाँ जी मैम, जसविंदर। हाँ जी मैम, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल आप पास हो जाएंगे, डरना नहीं है बिल्कुल भी। और आप ये समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और चारों ऑप्शन में देखिएगा, जो बेस्ट हो उसको टिक लगाइएगा, जो आपका दिल कहेगी ये सबसे बेस्ट है उसको टिक लगाइएगा, है ना, जल्दबाजी ना करिएगा। और आखिरी में अगर कुछ जैसे 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उसमें आप सी में टिक लगा दीजिएगा, छोड़ के कुछ मत आइएगा। सी वाला ऑप्शन इसलिए हम कहते हैं, ज़्यादातर आंसर बी या सी सही होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि सिर्फ सी वाले में लगा दीजिएगा। अब ये भी मत करिएगा कि शुरू से ही सी में लगाने शुरू कर दिए, तो ये वाली गलती भी नहीं करनी है। तो आपने क्या करना है कि हाँ, पढ़ना है, सारा कंप्लीट करिए, लास्ट में अगर कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये मुझे आ ही नहीं रहे हैं, तो उसका फिर आप अपने हिसाब से बी या सी में लगा दीजिएगा, राइट। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और दोबारा री टेस्ट का तो बिल्कुल, ये तो पाप है, ये सोचना ही पाप है। अभी तो हम लड़े ही नहीं तो हम पहले से हार कैसे मान लें, है ना। तो इसलिए आपने मैम बिल्कुल एक ही झटके में पास करना, और आप लोग कर लेंगे सब लोग। मुझे देखिए जसविंदर मैम का भी IQ लेवल अच्छा है, आपका भी IQ लेवल अच्छा है सोहेल मैम, और अब्दुल राशिद जी तो बैंक में काम करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली बढ़िया है। अभी अशोक कुमार जी आए हैं, अशोक कुमार जी के बारे में अभी जानकारी नहीं कर पाए, लेकिन चलिए अभी बीच में अगर वो बोलेंगे। कैमरा भी ऑन करा नहीं है, राशिद जी ने किया था। अशोक जी कैमरा ऑन करिए अपना, अशोक जी। हेलो अशोक जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ चलिए कोई नहीं, लेकिन देखिए अब ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए अभी किसी ने ज्वाइन करा, लेकिन ज्वाइन कर दिया सिर्फ किसी के कहने पे और सुना नहीं, तो भी फेल होने की संभावना रहती है। तो वही जो 1.1% है वो वही लोग हैं
इसका मतलब मेरा रिजल्ट 100% है। बस ये समझ लीजिए कि आपने वो 100% अपने अंदर रखना है। हाँ जी मैम। थैंक यू मैम। हाँ नहीं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल। और जब जसविंदर जी पास हो जाएंगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ, क्योंकि जसविंदर मैम पंजाब से हैं और सोयल मैम तो यहाँ बरेली से। बरेली तो मैं बहुत आता जाता हूँ मैम, और हो सकता है कल परसों में फिर से मैं बरेली आ ही रहा हूँ, तो हो सकता है मुलाकात भी होगी। आपका पेपर मेरे ख्याल से कल है ना मैम सोयल जी? अच्छा अच्छा अच्छा, सैटरडे करवाते हैं, हाँ। तो ठीक है, बढ़िया से पेपर दीजिएगा। और मैं तो चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देंगे ना तो आप। हाँ हाँ हाँ, तो कितने आए आपके? जी, कितने कितने हैं? जी, अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं। हाँ लेकिन मॉक टेस्ट में। जी, हाँ हाँ जसविंदर जी। मॉक टेस्ट मैम आप अपने मोबाइल में ही दे सकते हैं। मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। सोहेल मैम कौन सा ऐप है वो बता दीजिएगा। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। तो वो ऐप है जसविंदर जी, और उस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा। जो भी मैनेजर है वो बता देंगे आपको, और उसमें आप टेस्ट दीजिएगा। तो आपके 50 में से वो बता देता है कितने मार्क्स। और सोहेल मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप उसमें मॉक टेस्ट में 30-35 लाने लगेंगे तो आपको 100% पास हो जाएंगे आप। 30-35 लाएंगे। हाँ हाँ, 30-35 अगर मॉक टेस्ट में 30-35 यानी कि आप पास। फिर कोई डर नहीं है अभी, लेकिन डर है, खतरे की लाइन पे हैं अभी। हाँ जी। अच्छा, जी जी जी, अभी और आगे बताने जा रहा हूँ, तो आपको अब काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अभी तो हम दूसरे चैप्टर पे ही आए हैं मैम। टोटल मेरे ख्याल से 13-14 चैप्टर हैं। आप ये सोचिए कि पहला ही चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही होंगी। तो अब धीरे धीरे करके और मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ सेल पे मैंने आपको बताया कि बीमा के 3 नियम होते हैं। पहला नियम मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो नियम है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि परम सद्भाव का सिद्धांत। तो जो परम सद्भाव का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जीवन में जीवन बीमा में पॉलिसी लेते समय ग्राहक को अपने बारे में सब कुछ सच सच बताना है। अगर नहीं बताते हैं तो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 में ये लिखा हुआ है, जिसका कि नाम इंग्लिश में इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज है, हिंदी में निर्विवादिता खंड है। अविवादिता उपखंड या निर्विवादिता खंड भी कहा जाता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 साल तक कंपनी ये प्रूव कर देती है कि भैया ये आपने गलत बताया था, तो कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो सारी प्रीमियम अपने पास रखेंगी और पॉलिसी को बंद कर देंगी, सीज कर देंगी, ग्राहक को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसी के उल्टे एक और चीज उसमें लिखी हुई है कि अगर 2 साल तक बीमा कंपनी पता नहीं कर पाई और 2 साल का समय बीत गया, बाद में पता चलता है 2 साल के बाद, तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। उनको जितना भी क्लेम है वो क्लेम सेटल करना पड़ेगा, वो दावा भुगतान करना पड़ेगा। ये सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 2 साल की अवधि के अंदर अगर पता चलता है तो सीज हो जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद बिना किसी विवाद के, इसीलिए उसका नाम है निर्विवादिता खंड, बिना किसी विवाद के, इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज, यानी कि बिना किसी डिस्प्यूट के उसको उसका क्लेम भुगतान कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 45 है ना, ये धारा 45 ऑफ बीमा अधिनियम 1938, ये याद रखिएगा, इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊं कि पॉइंट ऑफ सेल में ये दोनों पार्टी के लिए, यानी कि बेचने वाले एजेंट जो हम लोग हैं, आप हैं, अभी हम लोग भी, हम अपने ग्राहक को हमें भी सब कुछ सच सच बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अब इसका एक बीमा के अधिनियम में एक और चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी पॉलिसी जब बिकती है तो उसका एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है, और वो डॉक्यूमेंट ऐसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऐसे किताब की तरह होता है मैम, ऐसे एक किताब की तरह होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ग्राहक के घर में जाता है,
और जब ग्राहक के पास में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट जाते हैं, ग्राहक इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि मुझे जो बताया गया था बेचते समय वो इसमें है या नहीं है। अगर वही है तब तो ये पॉलिसी चलती रहेगी, लेकिन अगर नहीं है तो जिस दिन उन्होंने ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेरे ग्राहक ने पढ़ा है, रिसीव किया है, उस दिन से लेकर के 15 दिन तक राइट 15 दिन तक वो इस पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं और जितनी प्रीमियम उन्होंने जमा करी थी वो उनको वापस मिल जाएगी उनके अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है। और ये 15 दिन का जो पीरियड है जिसमें कैंसिल करा सकते हैं, ये पीरियड कहलाता है फ्री लुक पीरियड। क्या कहलाता है? फ्री लुक पीरियड। और इसको एक और नाम देते हैं, वो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, या तो इसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। शायद ये प्रश्न भी आया है आपके टेस्ट में, है ना? कूलिंग ऑफ पीरियड या फ्री लुक पीरियड, ये दोनों बात एक ही है। कूलिंग ऑफ कहेंगे या फ्री लुक कहेंगे, बात एक ही है। ये 15 दिन का होता है और जिस दिन पॉलिसी रिसीव हुआ है पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उस दिन से लेकर के 15 दिन का टाइम होता है। इसमें ग्राहक अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देख लें, पढ़ लें, समझ लें और देखें कि उनको जो बताया गया था वही है या नहीं है। अगर वही है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं, उनके पास अधिकार है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को पॉलिसी ले ली और उसके क्लेम में या किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत आती है, तो इसको आपकी जानकारी के लिए हर इंश्योरेंस कंपनी का एक अपना IGMS होता है। IGMS शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका मतलब IGMS स्टैंड्स फॉर इंटरनल ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, यानी कि हिंदी में से कहते हैं आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। अब मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूँ कि देखिए, अगर आपको अपने परिवार में अगर किसी से प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो परिवार का वो व्यक्ति हैं उनके साथ में बैठ करके उन्हीं से बात करना चाहिए। यस नो? या फिर हमने सीधे बाहर किसी से, या सीधे हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे? आप बताइए। नहीं ना, हम सबसे पहले जिससे प्रॉब्लम है हम उसी से चर्चा करेंगे। यानी कि जिस कंपनी में मेरे ग्राहक ने पॉलिसी ली है, अगर उस कंपनी में कोई भी ऐसी बात आ जाती है कि उस कंपनी में हेलो, वॉइस आ रही है मेरी ना? सॉरी, हाँ जी। अगर उस कंपनी में मेरे ग्राहक जैसे मान लीजिए एडिलवाइस टोक्यो है, किसी का मैक्स है, किसी का LIC है, तो जहाँ पे शिकायत आई है कस्टमर को, उस कंपनी में सबसे पहले शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? उस कंपनी में शिकायत करना ज़रूरी है, राइट? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अगर उस कंपनी में शिकायत नहीं करी गई तो क्या होगा? अगर उससे आगे बढ़ गए, IRDA में शिकायत करने चले गए, तो IRDA शिकायत नहीं सुनेंगे, बीमा लोकपाल भी शिकायत नहीं सुनेंगे। वो सबसे पहले ये कहेंगे कि क्या आपने IGMS में शिकायत करी थी? IGMS मतलब इंटरनल ग्रेवियांस मैकेनिज्म सिस्टम, यानी कि बीमा का आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, राइट? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है आज कुछ थोड़े पॉइंट्स तो आपके क्लियर हुए होंगे, है ना? तो आज हम लोग आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग कल 3 बजे इसी पॉइंट पे, इसी लिंक पे हम दोबारा से मिलेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, राइट? तो जसविंदर जी आज के लिए इतना ही, सोहेल मैम आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अब्दुल राशिद जी कल मुलाकात होगी, हाँ, और अशोक जी वी विल मीट टुमारो, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डे, वी विल मीट टुमारो, बाय बाय, सी यू। चलिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा आप लोग, हाँ।